बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 सांख्यिकी। अभ्यास प्रश्न 3A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 3B। तो अभ्यास 3B पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बातें जो हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें याद होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से फार्मूले हैं। यहाँ पर बच्चों एक शब्द है केंद्रीय प्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ पर अभिप्राय जो है उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हम अनुभव करते हैं कि औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, क्योंकि औसत जो है वो सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। इसलिए औसत जो है आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की प्रवृत्ति जो है स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मानों की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपको समझ में आ गया होगा कि वह संख्यात्मक माप है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 मापें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है समांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स जिसको कहा जाता है। दूसरा है माध्यिका या माध्यक कहा जाता है जिसको मीडियन कहते हैं। और तीसरा है बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं और इन्हें हम ज्ञात करना सीखेंगे अपने इस वाले अभ्यास प्रश्न में। तो समांतर माध्य क्या कहलाता है? तो आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिनिधि मान समांतर माध्य है। इसे अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है और संक्षेप में इसे हम माध्य या मीन्स भी कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कक्षा 7 के 6 जो विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं उनके 100 में से प्राप्तांक दिए गए हैं। 85, 73, 90, 64, 86 और 70 ये अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हमें अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी सभी पद हैं उनको हम टोटल करेंगे, यानी उनका योग करेंगे। और कितने पद हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम 6 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वह संख्याओं का औसत या समांतर माध्य कहलाएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, औसत ही समांतर माध्य है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफलों में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो समांतर माध्य क्या है? वह मान जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये हमारे पास समांतर माध्य का फार्मूला प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं और समांतर माध्य की हमें गणना करनी है जब बारंबारता नहीं दी गई हो। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देते हैं। अगर मान लीजिए सभी पद x1, x2, x3, xn इस तरीके से हो और कुल पदों की संख्या कितनी है? n है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn अपॉन n। यानी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? सारे जितने पद थे उनको जोड़ दिया है और उनमें जो पदों की संख्या थी n उससे क्या कर दिया है? भाग कर दिया है। तो यहाँ पर x1, x2, x3 कहाँ तक है? xn तक है। बिंदी बिंदी लगाया, इसका मतलब है कि आगे कहाँ तक बढ़ के जाएंगे? ये xn तक जाएंगे। तो बच्चों ये जो योग दिया हुआ है इसको हम एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जिसको कहा जाता है सिग्मा। तो ये सिग्मा का चिन्ह है और ये सिग्मा जो है ग्रीक भाषा का अक्षर है जो कि योगफल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है हमारा ये क्या है? सिग्मा का चिन्ह है। तो इसे हम पढ़ेंगे सिग्मा x अपान n। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x अपान n। तो ये समांतर माध्य का जो है वो हमारे पास फार्मूला प्राप्त हो गया। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n। ठीक है, जहाँ पर सिग्मा एक्स क्या चीज़ है? जहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 कहाँ तक? xn पदों तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला निकल के आ गया। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी सिग्मा x अपान n। ठीक है,
लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है जब हमारे पास आंकड़े क्या हों, अवर्गीकृत हों। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य अगर हमें निकालना है तब, जबकि पदों की क्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई है, यानी वो कितनी बार वो पद रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार के आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, प्राप्त जो गुणनफल का होगा उन सभी का योगफल ज्ञात करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा स्टेप होगा हमारा, गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से भाग देंगे। समझ में आया बच्चों? तो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए या समझा जाए कि अगर समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, यदि समूह के पद दिए हुए हैं x1, x2, x3, xn और इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं f1, f2, क्योंकि f इसलिए दर्शाया गया बच्चों फ्रिक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। तो f1, f2, f3 कहाँ तक, fn तक है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, जो हमारा पहला स्टेप है, हम फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता का गुणा जो है वो प्रत्येक पद से करेंगे, यानी f1 का गुणा x1 से करेंगे, f2 का गुणा x2 से करेंगे, f3 का गुणा x3 से करेंगे। इस तरीके से हम कहाँ तक करेंगे, fn का गुणा xn तक करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो और इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें उनको जोड़ना है, यानी हमने इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या करना है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी है उनको भी जोड़ करके भाग करना है। तो फ्रिक्वेंसी हमारी आई थी, बारंबारता आई थी f1, f2, f3, इस तरीके से fn तक। तो ये हमारे पास ये योग हो गया। अगर हम इसको सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसे, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, जहाँ पर सिग्मा जो है वो योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, f जो है वो हमारी बारंबारता है, x जो है वो क्या है, पदों की संख्या है। तो यहाँ पर इन सबका योगफल है ये, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा f क्या चीज़ है, वो बारंबारताओं का योगफल है। तो ये हमारा समांतर माध्य का फार्मूला आ गया, जो कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास 3B की ओर। तो इसके लिए बच्चों अभी हम लोगों ने दो जो है वो फार्मूले पढ़े हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला फार्मूला है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना करना, जबकि बारंबारता हमारे पास नहीं दी गई है। तब समांतर माध्य क्या होता है बच्चों, x मतलब जो पदों के समूह है उनका योगफल होगा और बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा x अपान सिग्मा n हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने का, जबकि पदों की बारंबारता हमारे पास दी हुई है। तो समांतर माध्य जब का क्या फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। ये बारंबारता है f जो प्रदर्शित हो रहा है, और x क्या है, पदों के पद हैं वो वहाँ पे x1 x2 इस तरीके से। आइए बढ़ते हैं अब अपने अभ्यास 3B की ओर। अभ्यास 3B का बच्चों पहला प्रश्न है हमारे पास में, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन शिक्षार्थियों के जो प्राप्तांक हैं उनका समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पर इनके अंकों का योगफल कर लेंगे, यानी पदों की संख्या जो हमारे पास पद है उनका योगफल बटे पदों की संख्या कर देंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो बच्चों हम लोग को दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x अपान सिग्मा n, ठीक है। यानी सभी पदों का योगफल, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा x अपान n, ठीक।
तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी पदों का योगफल यानी जितने पद दिए उनका योग करेंगे। 40 धन 50 धन 68 धन 70 धन 72 बटे पद कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ पर 5 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको टोटल करेंगे, आएगा हमारे पास 300 बटे 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 यानी 60। तो समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 60 आ गया। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः प्राप्तांकों का शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 60 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। ठीक है, तो मज़दूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें सारे जो है वो पदों को जोड़ना है और इसके बाद पदों की संख्या से भाग करना है। तो यहाँ पर हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। और अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है एकदम निःशुल्क है, फ्री है, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।